हेलो स्टूडेंट, आज अपन विदाई संभाषण पाठ है बाल मुकुंद गुप्त का, इसको करेंगे। बाल मुकुंद गुप्त ने जो अंग्रेजों की शासन प्रणाली के समय लॉर्ड कर्जन नाम के जो एक शासक थे, उनके भारत से जो वहां वे इंग्लैंड की तरफ उन्होंने प्रस्थान किया, उस संदर्भ में एक व्यंग्य रचना है बाल मुकुंद गुप्त की। तो उसका शीर्षक इन्होंने रखा है विदाई संभाषण। जो आज अपन पाठ करने वाले हैं उसका नाम क्या है? विदाई संभाषण। अब आप देखो, वैसे संभाषण शब्द का मतलब होता है कि वार्तालाप करना, एक दूसरे से टॉकिंग करना। विदाई का मतलब होता है कोई व्यक्ति किसी एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर प्रस्थान करता है, उसको अपन क्या बोलते हैं? विदाई बोलते हैं। तो इस पाठ के अंदर जो बाल मुकुंद गुप्त ने व्यंग्य के माध्यम से ये बताने का प्रयास किया है कि भारत राष्ट्र के अंदर कोई कितना ही बुरा कर ले, हमारे चाहे बारे में कितना ही बुरा सोच ले, कितना ही बुरा कर ले, लेकिन हम लोग बड़े इमोशनल हैं, बड़े भावुक हैं। और यहां तक मनुष्य तो विदाई के समय भावुक होता ही होता है, अपितु सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे यहां पशु पक्षी भी एक दूसरे से बिछड़ते हैं तो उनका मन नहीं लगता, वे एक दूसरे से बिछड़ते समय उदास हो जाते हैं। आपके जो ये पाठ है बाल मुकुंद गुप्त का विदाई संभाषण, ये मैं आपको यहां पर बताता चलूं। शिव शंभू के चिट्ठे, नाम याद रहे आपको, शिव शंभू के चिट्ठे नामक रचना से लिया हुआ है। बाल मुकुंद गुप्त की एक प्रसिद्ध रचना है शिव शंभू के चिट्ठे, वहां से ये विदाई संभाषण पाठ लिया हुआ है। देखिए, अपन बात जो है लॉर्ड कर्जन की करें। विदाई संभाषण के अंदर आपको जब परिचय के अंदर आएगा तो ये बार बार माय लॉर्ड इस तरह की शब्दावली का प्रयोग होगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको यहां बताता चलूं कि बाल मुकुंद गुप्त ने बड़े सुंदर ढंग से इस बात को रखने का प्रयास किया है। इसके लिए इन्होंने एक बड़ा सुंदर एग्जाम्पल आपके सामने दिया कि विदाई समय बड़ा कृणोत्पादक होता है। मतलब जब दो लोग या तीन लोग लॉन्ग टाइम से, लंबे समय से साथ में रहते हैं और यदि उनको अलग होना होता है तो फिर वे लोग बड़े इमोशनल हो जाते हैं, बड़े भावुक हो जाते हैं, उनको छोड़ना बड़ा मुश्किल हो जाता है। अब अपन यहां पे देखते हैं कि बाल मुकुंद गुप्त ने एक बड़ा शानदार उदाहरण जो मैं आपको बता रहा था वो ये दिया कि दो गायें थी। अब दोनों गायों में से एक गाय थी बहुत ही बदमाश प्रवृत्ति की, बहुत ही उग्र स्वभाव की, बड़े ही क्रोधी स्वभाव की, और एक जो गाय थी वो बहुत ही सीधी, भोली और सरल स्वभाव की थी। मतलब दोनों का नेगेटिव नेचर था, एक दूसरे के विपरीत, ऑपोजिट था। लेकिन जब वे साथ में रहती थी तो बदमाश वाली गाय हमेशा कमजोर वाली गाय का चारा छीन के खा लेती थी और उसको सताती थी। लेकिन आप देखिए कि एक दिन ऐसा वक्त आया कि कमजोर वाली गाय को मालिक ने किसी दूसरी जगह भेज दिया, मान लीजिए बेच दिया या कहीं पर जो है ट्रांसफर कर दिया, स्थानांतरित कर दिया उसको कोई और जगह। तो आप ये जानकर हैरान हो जाओगे कि जिस गाय को हमेशा बदमाश वाली सींग मार के उसका चारा छीन लेती थी, लेकिन जैसे ही कमजोर वाली गाय को दूसरी जगह स्थानांतरित किया गया, तब उस बदमाश वाली गाय ने लगातार 2 दिन तक अपना स्वयं का जो आगे डाला हुआ चारा भी नहीं खाया। एक छोटी सी कहानी से यह चीज क्लियर हो जाती है कि जब पशुओं में इतना आपस में प्रेम भाव होता है और विदाई के समय वे इतने ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं, भावुक हो जाते हैं, तो हम तो इस सृष्टि का सबसे जो है बुद्धिजीवी प्राणी है, सबसे सजीव प्राणी है, सबसे ज्यादा बुद्धिवृत्ति वाले प्राणी है। तो मनुष्य जब एक दूसरे से विदा होते हैं तो निश्चित तौर पर उनको दर्द होता है, पीड़ा होता है और उनके इमोशंस फूट पड़ते हैं। अब इस व्यंग्य लेखक में जो पाठ है, इसके अंदर लेखक बाल मुकुंद गुप्त ने एक अंग्रेज अफसर जिन्होंने बंगाल का विभाजन करवाया, भारत के अंदर लूटपाट में कोई कमी नहीं रखी, भारत को बर्बाद करने में कोई कमी नहीं रखी, जिसका नाम लॉर्ड कर्जन है। आपने कहीं एसएसटी के अंदर सुना होगा,
या किसी के आर्ट्स के जो हिस्ट्री सब्जेक्ट होता है वहां भी सुना होगा कि लंबे समय तक भारत के अंदर लॉर्ड कर्जन नामक एक वायसराय का शासन रहा। और हमारे भारत के अंदर ये परंपरा थी कि भारतीय लोग अंग्रेज अफसरों को किस नाम से बुलाते थे, वो नाम था माई लॉर्ड। माई लॉर्ड। अब आप देखो, लॉर्ड का मतलब होता है भगवान, माई यानी मेरे। मतलब जैसे आज अदालत में वकील जज को माई लॉर्ड बोलते हैं, मतलब आदर देने के लिए, लेकिन उस समय अंग्रेजों को इस शब्द से भारतीय लोग पुकारते थे आदर देने के लिए, या इनको अपना मालिक मानने के लिए, अपना भगवान मानने के लिए। ये मतलब शब्दावली थी माई लॉर्ड। तो लेखक ने व्यंग्य के माध्यम से बड़ा ही सटीक निशाना साधा है लॉर्ड कर्जन के ऊपर कि भारत देश और भारत देश के लोगों ने आपको कितना इज्जत दी, कितनी शोहरत दी। मतलब लॉर्ड कर्जन ने एक बार तो लगातार 5 वर्ष तक, देखो भारत के अंदर जब अंग्रेजों का शासन था तो मैं आपको बताता चलूं कि वैसे ब्रिटिश महारानी या जो महाराजा होता था उसका यहाँ वर्चस्व था। मतलब इंग्लैंड के जो शासक होते थे ना, उन्हीं का यहाँ पर वर्चस्व था जब तक अंग्रेजों का शासन रहा। 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी आई, तब से लेकर के 1947 में देश आजाद हुआ, लगभग 250-300 साल तक उन्होंने शासन किया। लेकिन यहाँ भारत के अंदर जो वो ब्रिटिश महारानी होती थी वो किसी अफसर को नियुक्त करके भेजती थी जो यहाँ शासन चलाता था। उसका नाम होता था वायसराय, या जो क्या कह सकते हैं, जनरल बोल सकते हैं, वायसराय बोल सकते हैं। तो जिस वायसराय की बात बाल मुकुंद गुप्त कर रहे हैं उसका नाम था लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन ने कई ऐसे फैसले किए जिससे भारत की किरकिरी हुई, भारत की जो है संप्रभुता को नष्ट किया, भारत के लोगों के जीवन को नारकीय बनाया। लेकिन यहां बात कुछ और बताना चाहते हैं बाल मुकुंद गुप्त कि लॉर्ड कर्जन को अपने पद से बीच में हटना पड़ा। ये आपके पाठ के पीछे क्वेश्चन भी है कि 5 साल तक शासन किया पहले कार्यकाल में, दूसरे काल में लॉर्ड कर्जन बहुत ही कम समय तक शासन किया, तब तक इंग्लैंड से इनका वापसी का फरमान पहुंच गया। मतलब इनको वापस बुला लिया गया, 5 साल का कार्यकाल पूरा करने ही नहीं दिया गया। उसकी वजह यह थी कि लॉर्ड कर्जन ने अपने मनमाने तरीके से कुछ जो स्टाफ है, कुछ कर्मचारी है, कुछ जो ऑफिसर्स है, उनको अपॉइंट कर दिया था, जिससे वहां की महारानी नाराज हो गई और उन्होंने उनको वापस बुला के उसकी जगह कोई और वायसराय को नियुक्त कर दिया गया। लेकिन इशू वो नहीं है, इशू ये है कि कम से कम लॉर्ड कर्जन को जाते जाते तो इस देश की प्रजा के लिए और इस भारत देश के लिए कम से कम अच्छा कर देना था। तो लेखक बताना चाहते हैं कि लॉर्ड कर्जन ने ना अपने पहले के 5 साल के कार्यकाल में कुछ इस देश की जनता के लिए किया, ना जाते जाते कुछ किया। तो ये एक सवाल खड़ा किया है कि कम से कम विदाई के समय तो कुछ भला कर देते, लेकिन इतनी उदारता माई लॉर्ड में कहां। लेखक व्यंग्य करते हैं किसके ऊपर? लॉर्ड कर्जन के ऊपर, कि इतनी भले की आशा, इतने अच्छे की आशा, ऐसे सुकर्म की आशा हम अंग्रेज से कैसे कर सकते हैं? क्योंकि फूट डालो राज करो, कहने आए कि व्यापार करने आए हैं और यहां पर कब्जा करके बैठ गए। तो उन अंग्रेजों से कैसे आशा की जा सकती है कि वो भारत के लिए जाते जाते या रहते रहते कैसे भी भला कर देंगे? मतलब वो पॉसिबल ही नहीं है। इसलिए लेखक ने बड़े ही व्यंग्य में, बड़े व्यंग्य पूर्ण लहजे में, बड़े ही सदैव अंदाज में ये जो पाठ लिखा है, जिसका शीर्षक है विदाई संभाषण। अब अपन पाठ को शुरू करें उससे पहले हमारे जो विदाई संभाषण पाठ के रचयिता है बाल मुकुंद गुप्त, जरा उनका परिचय कर लेते हैं। जन्म हुआ 1865 के अंदर बाल मुकुंद जी का। कहां पर हुआ? ग्राम गुड़ियानी, जिला रोहतक, और राज्य कौन सा है? हरियाणा, क्योंकि रोहतक जो जिला है वो हरियाणा राज्य में पड़ता है। आमतौर पर आप लोग देखते हो कि कवि और लेखकों का परिचय यूपी, बिहार, उस साइड में ज्यादा लेखक और कवि वे हैं, लेकिन कुछ एक लेखक ऐसे वे हैं जो हरियाणा, राजस्थान, पंजाब में भी जल में हैं। अब इनकी मृत्यु हुई 1907 में। मतलब बहुत ही अल्प आयु में इन्होंने संसार से विदा ले लिया। केवल 42 साल की उम्र में इस व्यक्ति ने नामी रचनाएं लिखी, बहुत अच्छी, क्योंकि केवल इतनी छोटी उम्र में ऐसी अच्छी रचनाएं लिखना पॉसिबल नहीं होता। 40-42 साल की छोटी उम्र में इन्होंने बहुत कुछ अच्छी रचनाएं हमारे सामने पेश की है। अब इनकी कुछ पत्र पत्रिकाएं जिसका नाम यहां पर दिया जा रहा है,
अखबार ए चुनार, हिंदुस्तान, हिंद बंगवासी और भारत मित्र, ये पत्र पत्रिकाएं हैं। इसके अलावा जब बात करें रचनाओं की तो केवल 3 रचनाएं इनकी प्रकाशित हुई है, लेकिन ये तीनों रचनाएं बड़ी पॉपुलर हुई, बड़ी लोकप्रिय हुई, लोगों में बड़ी जो है प्रसिद्ध हुई। पहली रचना का नाम है शिव शंभू के चिट्ठे। जिस शिव शंभू के चिट्ठे की मैं बात कर रहा था, हमारा जो ये विद्याई संभाषण पाठ है ये इसी शिव शंभू के चिट्ठे से लिया हुआ है। दूसरी रचना है चिट्ठे और खत, और तीसरी जो रचना है उसका नाम है खेल तमाशा। अब आगे बढ़ते हैं। गुप्त जी की आरंभिक शिक्षा आपको मैं बताता चलूं कि किस भाषा में हुई, उर्दू में। और ये प्रभाव देख, जैसे कि प्रेमचंद के बारे में अपन जानते हैं, नमक का दारोगा पाठ के लेखक, वो भी उर्दू में लिखते थे और उर्दू के बारे में बड़े जानकार थे, नवाब राय के नाम से लिखते थे। अब अखबार ए चुनार ये रचना देख लीजिए उर्दू में, और खेल तमाशा उर्दू के अंदर है। बाद में उन्होंने हिंदी सीखी, विधिवत शिक्षा मिडिल तक प्राप्त की। मिडिल बोलते हैं 8 तक, 8वीं तक, प्राइमरी 5वीं तक, मिडिल 8 तक, सेकेंडरी 10 तक, सीनियर सेकेंडरी 12 तक। ये इंग्लिश में नाम होते हैं एजुकेशन के। प्राइमरी यानी प्राथमिक 5वीं तक, अपर प्राइमरी या मिडिल दोनों नाम है जिसको बोलते हैं उच्च प्राथमिक, फिर सेकेंडरी जिसका नाम है माध्यमिक, फिर सीनियर सेकेंडरी यानी उच्च माध्यमिक, इसको हायर सेकेंडरी भी बोलते हैं। तो इन्होंने केवल 8वीं तक विधिवत रूप से शिक्षा, मतलब इतने कोई ज्यादा पढ़े लिखे भी नहीं थे, लेकिन 2 भाषाओं के बड़े अच्छे जानकार थे, उर्दू और उसके बाद हिंदी। मगर स्वाध्याय से काफी ज्ञान अर्जित किया। स्वाध्याय का अर्थ मैं यहां पे बताता चलूं आपको, स्वयं अध्ययन करके, स्व प्लस अध्याय यानी खुद पढ़ के, खुद जो अपनी पढ़ाई करके उन्होंने बहुत ज्ञान प्राप्त किया। बहुत से लेखक कवि आपको मिलेंगे जो विद्यालय नहीं गए, जिन्होंने विधिवत रूप से जो है बड़ी बड़ी डिग्री हासिल नहीं की, लेकिन बहुत बड़े ज्ञान के भंडार थे। अगर कबीर का नाम लो, सूरदास है, तुलसीदास है, रसखान है, बड़े बड़े नाम मिलेंगे जिन्होंने विद्यालयी जो शिक्षा है वो नहीं प्राप्त की, लेकिन किसी ने सत्संग से, किसी ने स्वाध्याय से, किसी ने गुरु से, घर से, लेकिन बड़े बड़े ज्ञान के भंडार मिलेंगे आपको। तो बाल मुकुंद गुप्त भी 8वीं तक पढ़े, केवल मिडिल तक। उसके बाद खुद पढ़ाई करके इन्होंने जो है शिक्षा प्राप्त की। बात करें इनकी जन्म और मृत्यु की तो बीच में सन में केवल 42 साल का गैप है। 1865 में जन्म और 1907 में मृत्यु हो चुकी थी इनकी। पहले इन्होंने उर्दू सीखी, उसके बाद हिंदी सीखी। आगे बढ़ते हैं। वे खड़ी बोली और आधुनिक हिंदी साहित्य को स्थापित करने वाले लेखकों में से एक है। आजकल अगर अपन बात करते हैं तो हिंदी खड़ी बोली में नहीं, देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। पहले हिंदी जो लिखी जाती थी, पुरानी हिंदी, वो खड़ी बोली में लिखी जाती थी। उन्हें भारतेंदु युग और द्विवेदी युग के बीच की कड़ी के रूप में माना जाता है। भारतेंदु कौन? भारतेंदु हरिश्चंद्र। द्विवेदी कौन? महावीर प्रसाद द्विवेदी। आगे बढ़ते हैं। बाल मुकुंद गुप्त राष्ट्रीय नवजागरण के सक्रिय पत्रकार थे। मतलब इन्होंने जो पत्र पत्रिकाएं लिखी ना, उनका मूल विषय क्या था? ये राष्ट्रीय नवजागरण, यानी कि देश में आजादी के आंदोलन से प्रेरित कुछ बातें लिखने के लिए इन्होंने पत्र पत्रिकाएं लिखनी शुरू की। उस दौर के अन्य पत्रकारों की तरह वे साहित्य सृजन में सक्रिय रहे। पत्रकारिता उनके लिए स्वाधीनता संग्राम का क्या थी? हथियार। मतलब ये जो पत्र पत्रिकाएं लिखते थे ना, उसका मूल विषय क्या था कि स्वाधीनता संग्राम में ज्यादा से ज्यादा लोग कनेक्ट हो सके, आजादी के आंदोलन में ज्यादा से ज्यादा लोग। और उस दौर के जितने भी लेखक हैं, मैं आपको बताता चलूं कि यदि किसी का जन्म 1850 से 1920 के आसपास हुआ है तो तय मानिए कि चाहे रचनाएं लिखी हो और स्पेशली पत्र पत्रिकाएं लिखी हो, तो अवश्य भारतीय कवियों और लेखकों ने आजादी के आंदोलन से प्रेरित बातें अवश्य लिखी है। यही कारण है कि उनके लेखन में निर्भीकता पूरी तरह मौजूद है। मतलब निडर थे वो। कोई अंग्रेजों ने जेल में डालना है, डालिए। अंग्रेजों को प्रताड़ित करना है, करिए। अंग्रेजों को सजा देना है, दीजिए। उन्होंने अपने पत्र पत्रिकाओं में आजादी के आंदोलन से प्रेरित बातें लिखी और लोगों को जागरूक किया। इसके अलावा व्यंग्य भी मिलता है, हंसी मजाक विनोद भी मिलता है। उन्होंने बांग्ला और संस्कृत की कुछ रचनाओं के अनुवाद भी किए। मतलब कुल 4 भाषाओं के जानकार हो गए। कितनी भाषाएं? पहली भाषा उनकी हो गई उर्दू, उसके बाद दूसरी भाषा हो गई हिंदी, उसके बाद तीसरी भाषा हो गई इनकी कौन सी? बांग्ला, और उसके बाद आपके लास्ट जो भाषा है वो कौन सी होगी? संस्कृत। तो ये 4 भाषाओं के जानकार थे। मूलतः इन्होंने सबसे पहले उर्दू सीखी 1 नंबर पे, 2 नंबर पे इन्होंने हिंदी भाषा सीखी स्वाध्याय के द्वारा, और तीसरी जो इनकी भाषा है बांग्ला, और चौथी है संस्कृत। इन 2 भाषाओं को काम में किस लिए लिया? जो ट्रांसलेशन इन्होंने किया है। वे शब्दों के अद्भुत पार की थे, मतलब परख लेते थे आराम से, शब्दों के बारे में बड़ा ज्ञान था।
एक वर्ड आता है अनस्थिरता, शब्द की शुद्धता को लेकर उन्होंने महावीर प्रसाद द्विवेदी से लंबी बहस की। इस तरह के अन्य कई शब्दों पर उन्होंने बहस चलाई। अब देखो, महावीर प्रसाद द्विवेदी जो नाम आता है वो हिंदी के अंदर एक बहुत बड़ा नामी नाम है। महावीर प्रसाद द्विवेदी हिंदी के बहुत बड़े निबंधकार है, बहुत बड़े ज्ञानी है। तो एक शब्द है अनस्थिरता, स्थिर शब्द से और स्थिरता शब्द से ता प्रत्यय लगकर अन उपसर्ग लग करके स्थिर मूल शब्द है। क्या है? स्थिर। उसमें क्या उपसर्ग लगा? अन। क्या प्रत्यय लगा? ता। तो इससे एक शब्द का निर्माण होता है अनस्थिरता। इस शब्द के ऊपर, क्योंकि इसमें एक्चुअल में विवाद खड़ा हो गया कि यदि अन उपसर्ग लगेगा तो ता नहीं लगेगा प्रत्यय, तो या तो अनस्थिर या स्थिरता। ज्यादातर स्थिरता ही मिलता है, अनस्थिर मिलता नहीं है, अस्थिर मिलता है। आप लोगों ने पढ़ा सुना होगा कि स्थिर का ऑपोजिट क्या होता है? अस्थिर। अब इस बात को लेकर के जो महावीर प्रसाद द्विवेदी, क्योंकि अनस्थिर जो शब्द है वो थोड़ा अटपटा लगता है, थोड़ा ग्रामेटिकल रूप से फिट नहीं लगता, तो इस शब्द के ऊपर और ऐसे कई शब्दों के ऊपर उन्होंने लंबी बहस की। विदाई संभाषण अब रचना शुरू करते हैं। तो एक छोटा सा परिचय आपके सामने मैंने बाल मुकुंद गुप्त जी का रखा। ध्यान रहे, बाल मुकुंद गुप्त के बारे में कोई ज्यादा लंबा चौड़ा रचना संसार नहीं है उनका। 3-4 पत्र पत्रिकाएं याद रखनी है आपको। 3 रचनाएं शिव शंभू के चिट्ठे, इस तरह की है, खेल तमाशा। और इसके अलावा जो इनके जन्म का सन है 1865, मृत्यु 1907। इसके अलावा इन्होंने शुरू में लिखना जो प्रारंभिक रूप से वो उर्दू में, बाद में इन्होंने हिंदी सीखी। शिक्षा जो उन्होंने प्राप्त की वो मिडिल तक, और मिडिल के अलावा जो इन्होंने विधिवत शिक्षा प्राप्त की है वो स्वाध्याय से प्राप्त की है। इसके अलावा इन्होंने जो है अपनी पत्र पत्रिकाएं जो लिखी है वो आजादी के आंदोलन से प्रेरित थी। मतलब इन्होंने जो बिना डर से निर्भीकता के साथ पत्र पत्रिकाएं आजादी के आंदोलन के लिए लिखी। और सबसे बड़ी बात है कि वे शब्दों के बड़े पारखी थे। इन्होंने अनस्थिरता शब्द के ऊपर महावीर प्रसाद द्विवेदी से एक लंबी बहस की। ऐसे कई शब्द और भी थे। तो ये था आपके सामने बाल मुकुंद गुप्त जो लेखक है आपके विदाई संभाषण के, उनका परिचय। अब अपन पाठ परिचय करते हैं। मैं आपको यहां बताता चलूं कि अपन कोई भी गद्य या पद्य का पाठ करते हैं तो 4 लेयर में उसको करते हैं, 4 भागों में उसको बांटते हैं, 4 स्टेप में उसको आगे बढ़ाते हैं। पहला शॉर्टली पाठ परिचय बताता हूं मैं, उसके बाद दूसरा जो लेखक का परिचय बताता हूं, तीसरा जो यहां पर स्क्रीन के ऊपर पाठ परिचय दिया हुआ है शॉर्टली उसको बताता हूं, और उसके बाद अपन आगे जो बढ़ते हैं पाठ का विस्तृत अध्ययन करते हैं, और लास्ट जो लेयर है उसके अंदर अपन प्रश्न उत्तर करते हैं, प्रश्न अभ्यास जो है वो करते हैं। तो यद्यपि कुल देखें तो 4 हो जाते हैं, क्योंकि पाठ परिचय मैं डबल आपके सामने रखता हूं। एक तो शुरू के अंदर पहले स्टेप के अंदर ही मैं आपको उसके बारे में बेसिक जानकारी दे देता हूं। दूसरा जो आपका पाठ परिचय स्क्रीन के ऊपर दिया हुआ है उसका भी अपना अध्ययन कर लेते हैं। लेकिन मुख्यतः 4 भागों में कोई भी पाठ को लेके चलते हैं, ताकि किसी प्रकार की जो है गुंजाइश नहीं रह जाती। पाठ यदि अच्छी तरह से आप समझ लेते हैं तो फिर उसको वापस रटने की आवश्यकता नहीं पड़ती। अब पाठ परिचय करते हैं। विदाई संभाषण उनकी सर्वाधिक चर्चित व्यंग्य कृति शिव शंभू के चिट्ठे पे पहले बता चुका हूं का एक अंश है। यह पाठ वायसराय कर्जन जो कब से कब 1899 से 1904 5 साल तो कंटिन्यू रहा, फिर 1904 से 5 1 वर्ष पूरा नहीं हुआ, 2 बार रहे, के शासन में भारतीयों की स्थिति का खुलासा करता है। कहने को उनके शासनकाल में विकास के बहुत सारे काम हुए, नए नए आयोग बनाए गए, किंतु उन सब का उद्देश्य शासन में गौरों का वर्चस्व स्थापित करना था। साथ इस देश के संसाधनों का अंग्रेजों के हित में सबसे ज्यादा उपयोग कैसे हो, हर स्तर पर कर्जन ने अंग्रेजों का वर्चस्व स्थापित करने की कोशिश की। वे सरकारी निरंकुशता के पक्षधर थे, लिहाजा प्रेस की स्वतंत्रता तक उन्होंने प्रतिबंध लगा दिया। प्रेस क्या होता है? मीडिया। अंततः काउंसिल में मनपसंद अंग्रेज सदस्य नियुक्त करने। अब देखो उनका हटाने का रीजन ये है, यहां से स्टार्ट होगा कि काउंसिल के अंदर मनपसंद अंग्रेज सदस्य नियुक्त करवाने के मुद्दे पर उनको देश और विदेश, अब ये पाठ का मेन केंद्र बिंदु यहां है। आप देखो कि वायसराय को पहला जो उनका कार्यकाल है वो तो 5 वर्ष का रहा, 1899 से 1905 तक। कब रहा? 1899 से 1905 तक, 4 तक, ये 5 साल का रहा। और दूसरा जो कार्यकाल है 1904 से शुरू हुआ है, लेकिन 5 तक जाते जाते इनका कार्यकाल खत्म हो गया। और उसका रीजन ये है कि काउंसिल जो थी, परिषद जो थी, उसमें कुछ अंग्रेज सदस्य बिना जो है अपने हाईकमान से डिस्कस किए नियुक्त कर दिया, इसलिए दोनों जगह इनकी बेइज्जती
हुई। शुद्ध होकर उन्होंने इस्तीफा दे दिया और वापस कहां चले गए? इंग्लैंड। पाठ में भारतीयों की बेबसी का वर्णन है, मतलब लाचारी। बेबसी का मतलब क्या होता है? लाचारी। भारतीयों के दुखों का वर्णन है और लाचारी को व्यंग्यात्मक ढंग से लॉर्ड कर्जन की लाचारी से जोड़ने की कोशिश की गई है। साथ ही दिखाने की कोशिश की गई है कि शासन के आत्ताई रूप से, मतलब आतंक जो होता है, अत्याचार जो होता है, हर किसी को कष्ट होता है, चाहे वो सामान्य जनता हो फिर लॉर्ड कर्जन जैसा वायसराय। ये उस समय लिखा गया गद्य का नमूना जब प्रेस पर पाबंदी का दौर चल रहा था। ऐसी स्थिति में विनोद प्रियता, चुलबुलापन, संजीदगी, नवीन भाषा और रवानगी के साथ ये एक साहित्यिक गद्य का नमूना है। मतलब बाल मुकुंद गुप्त जी ने ये पाठ किस समय लिखा है? आप ये मान चलो कि जिस समय प्रेस के ऊपर पूर्णतया क्या थी? पाबंदी थी। मतलब प्रेस जो है उसके विचार मिलते जुलते होते थे अंग्रेजों से। अंग्रेज गलत भी कह रहे हैं तो उसको सही करके पेश करना पड़ता था। अगर आप अंग्रेजों के फेवर में नहीं हो, अंग्रेजों ने कुछ गलत कर दिया, अगर आप उनके विरुद्ध बात लिख देते हो तो उसके ऊपर प्रतिबंध लग जाता था, जेल में डाल दिया जाता। लेकिन उस दौर में भी बाल मुकुंद गुप्त ने बड़े ही सधे हुए अंदाज में व्यंग्य के रूप में यह रचना लिखी है। तो मतलब ये निर्भीकता का एक नमूना भी है कि वो कितने फियरलेस थे, कितने निडर थे, कितने निर्भीक थे, इस बात का अंदाजा इस रचना से चल जाता है। अब अपन जो है अपनी रचना, बहुत ही सुंदर व्यंग्य रचना है जिसका नाम है विदाई संभाषण, और लेखक का नाम यहां पर मैं मेंशन कर देता हूं, बाल मुकुंद गुप्त, और लिया हुआ है आपके शिव शंभू के चिट्ठे। ये दो नामें अच्छी तरह से भलीभांति आपको याद रखना है। शिव शंभू के चिट्ठे का एक क्या है? अंश है। ये मूलतः इनकी जो रचना है, प्रसिद्ध रचना शिव शंभू के चिट्ठे, उसका क्या है? एक छोटा सा हिस्सा यहां पर दिया जा रहा है। किस रूप में? विदाई संभाषण के रूप में। और इसके जो लेखक है उनका नाम है क्या? बाल मुकुंद गुप्त। बाल मुकुंद गुप्त के बारे में अपन पूरा जो है परिचय पहले ही पढ़ चुके हैं। अब अपन पाठ शुरू करते हैं कि माय लॉर्ड किसके लिए बोला है? लॉर्ड कर्जन के लिए। अंत को आपके शासनकाल का इस देश में अंत हो गया। अब आप इस देश से अलग होते हैं। ये कौन बोल रहा है? बाल मुकुंद गुप्त बोल रहे हैं। किसको बोल रहे हैं? लॉर्ड कर्जन को बोल रहे हैं। माय लॉर्ड संबोधन किसके लिए? क्योंकि ये जो चिन्ह आपके सामने आता है ना, ये चिन्ह किसका होता है? संबोधन का। जैसे विराम चिन्ह होते हैं, यदि क्वेश्चन पूछा जाता है तो प्रश्नवाचक चिन्ह होता है। इसके अलावा कोमा होती है आपके, इसके अलावा इन्वर्टेड कोमा होती है, इसके अलावा जो है फुल स्टॉप होता है, इसके अलावा अर्धविराम होता है, इसके अलावा बराबर का चिन्ह होता है, डैश का चिन्ह होता है, निर्देशात्मक चिन्ह होता है, कोष्टक का चिन्ह होता है। वैसे ये जो चिन्ह आपके सामने वो कैसा है? संबोधन का चिन्ह है। तो माय लॉर्ड के नाम से वो जो संबोधित कर रहे हैं वो किसको कर रहे हैं? लॉर्ड कर्जन को। इस संसार में सब बातों का अंत है, लेखक कह रहे हैं। इससे आपके शासनकाल, मतलब दुनिया में कोई भी ऐसा अमर नहीं है। भगवान स्वयं आए विष्णु के रूप में, राम के रूप में, कृष्ण के रूप में, लेकिन उनको भी देह त्याग करके जो है अपने परम धाम प्रस्थान करना पड़ा। तो माय लॉर्ड या लॉर्ड कर्जन की तो हैसियत ही क्या है? वो तो ठहरे एक अदम से प्राणी। तो लेखक कह रहे हैं कि जैसे बाकी दुनिया का अंत होना है वैसे आपका भी कार्यकाल का अंत हो गया। फिर वो कहते हैं कि आप यहाँ के चिरस्थायी वायसराय भी हो जाते, किंतु इतनी जल्दी वो समय पूरा हो जाएगा ऐसा किसी विचार नहीं किया था, न इस देश के निवासियों का था। इससे जान पड़ता है कि आपके और यहाँ के निवासियों के बीच कोई तीसरी शक्ति, ये क्वेश्चन भी आया हुआ है, तीसरी शक्ति किसको बाल मुकुंद गुप्त जी ने बोला है? ईश्वर को। जो अगर अपन दो जने झगड़ा करते हैं, दो जनों के बीच विवाद होता है, तो एक व्यक्ति ये सोच ले कि मैं बहुत बड़ा ताकतवर हूं, मैं शक्ति संपन्न हूं, पावरफुल हूं, और एक कमजोर हो जाए, तो कमजोर व्यक्ति को अवश्य ये लगता है कि आप कितनी ताकत का इस्तेमाल करो, लेकिन हम दोनों के बीच एक थर्ड पर्सन और है, उसका नाम है ईश्वर, जो तीसरी आंख के द्वारा सदैव सही और गलत दोनों पर नजर रखते हैं। अब आगे कहते हैं कि जिस पर यहां के वालों का तो क्या आपका भी काबू नहीं है। विचरण समय बड़ा करुणोत्पादक होता है। वेरी इंपॉर्टेंट पंक्ति है, और ये पीछे हुबू ऐसा क्वेश्चन भी है, कैसे सिद्ध कीजिए। विचरण समय का मतलब होता है जब एक दूसरे से अलग होते हैं। करुणोत्पादक मतलब करुणा पैदा करने वाला, करुणा भाव पैदा करने वाला। करुणोत्पादक का मतलब क्या होता है? जो इमोशन पैदा करता है, करुणा पैदा करता है, दर्द देता है, पीड़ा देता है। ऐसा टाइम होता है कौन सा? विचरण समय। जब एक दूसरे से बिछड़ा जाता है, एक दूसरे से अलग हुआ जाता है, तो लेखक कहते हैं वो समय जो है ना बहुत करुणा पैदा करता है, बड़ा इमोशन पैदा करता है, बड़ी भावुकता पैदा करता है।
आपको विचरते देखकर आज हृदय में बड़ा क्या है, दुख है। यद्यपि देखो लेखक कह रहे हैं कि आप हमारे दुश्मन है, शत्रु है, अंग्रेज हमारे शत्रु थे क्योंकि नाजायज रूप से जबरदस्ती हमारे देश को प्रशासन कर रहे हैं, तो मित्र तो हो नहीं सकते, वो हमारे लिए अच्छे तो हो नहीं सकते, बुरे हैं। लेकिन वो कह रहे हैं कि भाई आप जब जा रहे हैं ना यहां से बिछड़कर, तो हमारे अंदर भी क्या हो रही है, पीड़ा का भाव झलक रहा है। माय लॉर्ड, आपकी दूसरी बार इस देश में आने से भारतवासी किसी प्रकार खुश नहीं थे, वो यही चाहते थे कि आप फिर नहीं आए, पर आप आए और उससे यहाँ के लोग बहुत दुखी हुए। वे दिन रात यही मानते थे कि जल्द श्रीमान यहां से पधारे, पर ओहो आज आपके जाने पर खुशी नहीं हो रही है, हर्ष नहीं हो रहा है, बल्कि विषाद यानी पीड़ा हो रही है। हर्ष का मतलब होता है खुशी और विषाद का मतलब क्या होता है, पीड़ा या दर्द। अब वो कह रहे हैं कि हमें होने तो चाहिए खुशी, लेकिन हमें खुशी नहीं हो रही है, बल्कि क्या हो रहा है, हर्ष और विषाद। इसी से जाना कि विचरण समय बड़ा करुणोत्पादक होता है। वापस लाइन आ गई जो ऊपर स्टार्ट किया था लेखक ने। कैसे पता चला कि विचरण समय बड़ा करुणोत्पादक होता है? कि लॉर्ड कर्जन से हम चाहे कितनी नफरत कर ले, हमारा चाहे उन्होंने कितना ही बुरा किया हो, लेकिन जब आप इस देश को छोड़ के जा रहे हैं तो हमारे मन के अंदर जो है इमोशंस पैदा हो रहे हैं, भावुकता पैदा हो रही है, हम बड़े इमोशनल हो रहे हैं। तो लेखक ये बताना चाहते हैं कि वास्तव में विचरण समय बड़ा करुणोत्पादक होता है। और होता कैसा है? बड़ा ही पवित्र, बड़ा ही निर्मल और बड़ा कोमल होता है। उस समय वेर भाव तो बिल्कुल रहता ही नहीं है, मतलब कोई दुश्मनी वगैरह है तो वो भी छूट जाती है, और वेर की जगह कौन सा रस पैदा हो जाता है? शांत, मतलब एकदम साइलेंट हो जाता व्यक्ति। कोई भी दुश्मनी है, कोई भी यदि शिकायत है तो वो छूट जाती है। माय लॉर्ड का देश देखने का इस दीन ब्राह्मण को, दीन ब्राह्मण बाल मुकुंद गुप्त अपने आप को बोल रहे हैं। माय लॉर्ड का देश कौन सा? यहां पर जो इन्होंने कहा है माय लॉर्ड का देश, माय लॉर्ड का देश मतलब इंग्लैंड हो गया। अब बाल मुकुंद गुप्त कह रहे हैं कि मैं एक गरीब ब्राह्मण हूं, और मुझ जैसे गरीब ब्राह्मण को ऐसा किस्मत कहां, ऐसा सौभाग्य कहां कि मैं इंग्लैंड देख सकूं, माय लॉर्ड का देश देख सकूं, यानी कि इंग्लैंड देख सकूं। इस जन्म जब सौभाग्य मिला नहीं, इससे ये नहीं जानता कि वहां विचरते समय क्या हालत होती है। पर इस देश के तो पशु पक्षियों को भी विचरते के समय उदास होते देखा है। अब देखो कितनी बड़ी मारक बात कही है, कितनी जो है हार्ट टचिंग, दिल को छूने वाली बात कही है कि आपके इंग्लैंड में विचरते समय पता नहीं किस तरह का भाव पैदा होता है। लेकिन हमारे यहां तो ऐसा है कि मनुष्य तो हमारा दुश्मनी क्यों नहीं, वेरी क्यों नहीं हो, यदि एनिमी है फिर भी वो हमसे दूर होगा, अलग होगा, तो हमें जरूर पीड़ा होती है, हमें खुशी नहीं होती बल्कि विषाद होता है, हर्ष नहीं होता विषाद होता है। वैसे आप भी यहां रहे तब तक आपने भारत का बुरा करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन चूंकि अब आप जा रहे हैं तो हमें बड़ी पीड़ा होती है। अब आपके देश में पता नहीं ऐसा होता है, विपरीत होता है, क्योंकि लेखक कह रहे हैं मैं तो आपके देश में गया नहीं, तो आपके देश में विचरते समय पीड़ा होती है, खुशी होती है, तो आप ही जानो। लेकिन हमारे यहाँ तो मनुष्य है, पशु पक्षियों में भी विचरते समय जो है पीड़ा होती है। उदाहरण अब आपको यहां पर देंगे कि शिव शंभू की 2 गायें थी, मतलब एक उदाहरण दे रहे हैं जिसके अंदर बता रहे हैं कि शिव शंभू की कितनी गायें थी? 2। उनमें से एक थी बल वाली और एक थी क्या? कमजोर। तो बल वाली अपने सींगों के टक्कर से दूसरी कमजोर गाय, एक तो बल वाली एक कमजोर गाय थी, को गिरा देती थी। एक दिन वो टक्कर मारने वाली गाय पुरोहित को दे दी गई, मतलब आगे सौंप दी गई, किसी ब्राह्मण को दान में दे दी। देखा कि दुर्बल गाय उसके चले जाने से खुश नहीं है, बल्कि उस दिन भूखी खड़ी रही, चारा छुआ तक नहीं। माय लॉर्ड, जिस देश के पशुओं के विचरते समय ये दशा होती है, वहां मनुष्यों की कैसे दशा हो सकती है, इसका अंदाजा आप लगा सकते हो। बड़ा गजब सुंदर बात लिखी है कि जब पशुओं में ये स्थिति हो सकती है कि जब 2 गायें विपरीत स्वभाव वाले साथ में, कि एक कमजोर और एक ताकतवर, जो हमेशा साथ में रहते हुए एक दूसरे का चारा छीनती है, लड़ती झगड़ती है, लेकिन जैसे ही एक को दूसरे से अलग किया जाता है तो पूरे दिन चारा नहीं खाती है। तो पशुओं में ये स्थिति है, तो आप कल्पना तो कर सकते हो कि मनुष्यों में क्या स्थिति होती होगी। अतः आपके जाने से हमें खुशी नहीं हो रही, दुख हो रहा है। आगे भी इस देश में जो प्रधान शासक आए, मतलब जो आपकी तरह लॉर्ड है, जो वायसराय वो आए, अंत में उनको जाना पड़ा। इससे आपका जाना भी परंपरा की चाल से बिल्कुल अलग नहीं है। फिर भी आपके शासनकाल का नाटक क्या है? घोर दुखांत है। मतलब बाकी जो लोग गए ना, वो तो अपना कार्यकाल पूरा करके हंसी खुशी गए हैं, लेकिन आपका जो पूरा कार्यकाल है, जो एंड है आपका, वो बड़ा ही मतलब ड्रामे के साथ हुआ, बड़े दुख के साथ हुआ। क्योंकि यदि विदाई दी जाती आपको ससम्मान, सआदर और खुशी खुशी, तो एक अलग बात ही प्रसन्नता के साथ, लेकिन आपको तो पद से हटाया गया है, आपका पद छीना गया है, क्योंकि आपने मनमानी कर लिया, आपने नाटक कर लिया। कारण ऊपर शुरू में बता दिया है कि काउंसिल में आपने मनमाने सदस्य नियुक्त कर लिए, तो यहां पर भी बेइज्जती हुई और इनके देश इंग्लैंड में भी बेइज्जती हुई।
इसलिए लेखक बताना चाहते हैं कि बाकी वालों का जाना एक नॉर्मल था, आपका जाना बड़ा ही घोर क्या है, दुखांत है। और अधिक आश्चर्य की बात यह है कि दर्शक तो क्या स्वयं सूत्रधार भी नहीं जानता कि उसने जो खेल सुखांत समझकर शुरू किया है वो दुखांत हो जाएगा। जिसके आदि से सुख था, मध्य में सीमा से बाहर सुख था, उसका अंत से घोर। आदि में मतलब प्रारंभ में। अब ये किसका उदाहरण दे रहे हैं? ये दे रहे हैं लॉर्ड कर्जन का, कि वो शुरू में आए तो सुख गजब का था, मध्य में तो सुख की कोई सीमा ही नहीं थी, लेकिन अंत ऐसे दुख के साथ होगा ऐसा हमने सोचा ही नहीं था। मतलब लॉर्ड कर्जन के कह रहे हैं कि आदि यानी प्रारंभ में, उसके बाद मध्य यानी बीच में, और अंत यानी लास्ट में। तो आदि में क्या था? ये कह रहे हैं सुख था। मध्य में क्या था? ज्यादा सुख था। और एंड में क्या था? घोर दुख। तो ये कह रहे हैं कि ऐसे दुख की आशा हमने की नहीं थी। अब आगे कह रहे हैं कि ओहो, घमंडी खिलाड़ी समझता है कि दूसरों को अपनी लीला दिखाता हूं, किंतु पर्दे के पीछे एक और लीलामय की लीला हो रही है। वो कौन है लीलामय? भगवान, जिसकी लीला की खबर उस घमंडी खिलाड़ी को नहीं है। इस बार बंबई में उतरकर माय लॉर्ड, क्या कह रहे हैं कि इस बार बंबई में उतरकर माय लॉर्ड, आपने जो इरादे जाहिर किए जरा देखिए उसमें कौन से पूरे हुए। आपने कहा था कि यहां से जाते समय भारतवर्ष को ऐसा कर दूंगा कि मेरे बाद आने वाले अफसरों को कुछ नहीं करना पड़ेगा। आपने कुछ नहीं किया, किंतु बात उल्टी हुई। आपको खुद भी बेचैनी उठानी पड़ी और इस देश में ऐसी अशांति आप फैला चले कि मिटाने में आपके बाद आने वालों को लंबा समय लगेगा। इस बार आपने अपना बिस्तरा गर्म राख पर रखा है और भारतवासियों को गर्म तवे की पानी की बूंद की तरह नचाया है। स्वयं भी खुश नहीं हुए और यहाँ की प्रजा को भी सुखी नहीं होने दिया। इसका लोगों के चित्त पर बड़ा ही दुख है। मतलब ये डिटेल बता रहे हैं कि लॉर्ड कर्जन ने बातें तो बड़ी बड़ी की, बड़ी बड़ी हवा में बातें की कि मैं भारत को सुधार दूंगा, भारत को चमन कर दूंगा, माला माल कर दूंगा और मेरे बाद आने वालों को कुछ काम ही नहीं करना पड़ेगा, वो रेस्ट करेंगे। लेकिन लेकर कहते हुआ उल्टा, आपने इसको बर्बाद करके छोड़ दिया। विचारिए क्या शान आपकी इस देश में थी। अब आपको बताएंगे कि अंग्रेजों को यहां पर किस तरह शान शौकत से रहते हुए देखा था। मतलब इनकी ऐशो आराम कैसा था। जिस हमारे खून पसीने का जो धन है, यहाँ सोने की चिड़िया वाला राष्ट्र है, उसको लूट कर ये कैसे मौज मस्ती से रहते थे, इसका कल्पना नहीं है। कि अलिफ लैला के अलादीन का चिराग रगड़कर अबू अल हसन के बगदाद के खलीफा की गद्दी पर आंख खोलकर वो शान नहीं देखी जो दिल्ली दरबार में आपने देखी। अब क्या क्या था कि आपके और आपकी लेडी यानी मिसेज, जो आपकी मिसेज थी, उसकी जो कुर्सी थी वो किसकी थी? सोने की। आपके प्रभु महाराज के छोटे भाई और उसकी पत्नी की कुर्सी चांदी की। आप दाहिने वो बाएं, आप प्रथम वो दूसरे। इस देश के सब रईसों ने आपको सलाम पहले किया, बादशाह को बाद में किया। जुलूस में आपका हाथी सबसे आगे चलता था, ओदा चंवर छत्र आदि सबसे बढ़ चढ़ करते। सार यह है कि ईश्वर और महाराजा एडवर्ड के बाद इस देश में आपका ही एक दर्जा था। किंतु अब देखते हैं कि जंगी लाट के मुकाबले में आपने पटकनी खाई, सिर के बल नीचे आए, आपके स्वदेश में वही ऊंची माने गई, आपको साफ नीचा देखना पड़ा और पद त्याग की धमकी से भी ऊंचे नहीं हो सके। मतलब हमने तो बहुत आदर दिया, आप अपने कर्म से भुगत रहे हो। आपने गलत निर्णय लिया, गलत डिसीजन लिया, जिसके कारण आपकी बेइज्जती हुई। बाकी इस देश ने आपको बहुत ही सम्मान दिया। आप बहुत धीर गंभीर थे। उस सारी धीरता गंभीरता आपने इस बार काउंसिल में बेकानूनी कानून पास करते और कन्वोवेक्शन वक्तृता देते समय दिवाला निकाल दिया। दिवाला निकालना मुहावरा होता है, मतलब उसको सत्यानाश कर दिया। ये दिवाला तो इस देश में हुआ। उधर विलायत में आपके बार बार इस्तीफा देने की धमकी ने प्रकाश कर दिया कि जड़ हिल गई है। अंत में वहां भी आपको दिवालिया होना पड़ा और धीरता गंभीरता के साथ दृढ़ता को भी तिलांजलि देनी पड़ी। इस देश के हाकिम आपकी ताल पर नाचते थे। हाकिम का मतलब होता है शासक, उर्दू शब्द है। राजा महाराजा डोरी हिलाने सामने हाथ बांधे हाजिर होते थे। आपके एक इशारे में क्या हो जाती थी? प्रलय। कितने राजाओं को मिट्टी में मिला दिया आपने खिलौनों की तरह। कितने ही मट्टी और काट के खिलौने आपकी कृपा से जादू के बड़े बड़े पदाधिकारी बन गए। आपके एक इशारे में इस देश की शिक्षा पायमाल हो गई, स्वाधीनता उड़ गई। बंग देश के सिर पर आर्य रखा गया। बंग देश इन बंगाल है। ओहो, इतने बड़े माई लॉर्ड का ये दर्जा हुआ कि फौजी अफसर उनकी इच्छा से नहीं नियुक्त हो सका, उनको उसकी गुस्से का शिकार होना पड़ा और वह भी मंजूर हो गया। उनका रखा हुआ एक आदमी रोकर नहीं रखा गया, उल्टा उन्हीं को निकल जाने का हुक्म मिला। मतलब देश की शासन प्रणाली में आपका क्या कद था, आपकी क्या इमेज थी, लेकिन आपने अपनी हरकत से उस इमेज पर धब्बा लगा दिया, कलंक लगा दिया, आपके ऊपर ब्लेम लग गया और आप इस तरह यहां से धक्का मार निकाले गए कि जिसकी कोई सीमा नहीं है। जिस प्रकार आपका बहुत ऊंचे चढ़कर गिरना, क्योंकि ऊंचे यानी बहुत बड़े पद पर थे, फिर गिरना यानी एकदम वहां से हटा देना, यहां के निवासियों को दुखी कर रहा है। और गिर कर पड़े रहना उससे भी ज्यादा दुखी कर रहा है। आपका पद छूट गया,
फिर भी आपका पीछा नहीं छूटा। एक अदना क्लर्क जिसे नौकरी छोड़ने के लिए 1 महीने का नोटिस मिल गया हो, नोटिस की अवधि बड़ी घृणा से काटता है। आपको इस समय अपने पद पर रहना कहां तक पसंद है ये आप ही जानते हैं। अपनी दशा पर आपको कैसी घृणा आती है ये भी आप ही जानते हैं कि इन देशवासियों को अवसर नहीं मिला, पर पतन के पीछे इतनी उलझन में पड़े उन्होंने किसी को नहीं देखा। माय लॉर्ड, एक बार अपने कामों की ओर ध्यान दीजिए। मतलब लेखक उनके ऊपर टोंट कस रहे हैं, व्यंग्य कर रहे हैं कि अब जाते जाते आप नजर डालो कि आपने इस देश के लिए क्या कुछ किया और देश ने आपके लिए क्या किया। मतलब यहाँ के लोगों ने तो आपको पलक पावड़ों पे बिछाया, आपको बड़ा आदर दिया, सोने की कुर्सियां होती थी, चांदी के, दूसरा तीसरा, मतलब आप यहाँ पर ईश्वरीय दर्जा पाते थे। माय लॉर्ड के नाम से यहाँ बुलाते थे, भगवान के बाद आपको स्थान दिया। लेकिन आपने इस देश के लिए क्या किया जिसके बारे में कहने की आवश्यकता नहीं है। आपने इस देश को बर्बाद कर दिया। कामों को ध्यान दो, आप किस काम को आए थे, क्या करके चले, मतलब व्यापार करने आए थे और यहां पर राज करने लगे। शासक प्रजा के प्रति कुछ तो कर्तव्य होता है, ये बात आप निश्चित मानते होंगे, इसलिए कृपा करके बताइए क्या कर्तव्य आप इस देश की प्रजा के साथ पालन कर चले? क्या आंख बंद करके मनमाने हुक्म चलाना और किसी कुछ न सुनने का नाम ही शासन है? क्या प्रजा की बात पर कभी कान न देना और उसको दबाकर उसकी मर्जी के विरुद्ध जिद से सब काम किए चले जाना शासन कहलाता है? मतलब शासन की परिभाषा इससे अपोजिट होती है। शासन जनता के हित के लिए होता है, जनता की जो है समस्याएं वो दूर की जाती है, लेकिन आपने उससे उल्टा किया, लोगों के लिए समस्याएं और ज्यादा क्रिएट कर दी, लोगों के लिए समस्याएं बढ़ा दी। एक काम ऐसा बताइए जिसमें आपने जिद छोड़कर प्रजा की बात पर ध्यान दिया हो। कैसर और जार, ये दो शासन प्रणाली के नाम है। बहुत ही निरंकुश और बहुत ही निर्दिष्ट शासन प्रणाली थी जिसका नाम था कैसर और जार। लेकिन वो भी प्रजा की थोड़ी बहुत मान लेते थे, लेकिन आपने तो एक मौका भी नहीं दिया। इसके अलावा एक वर्णन यहां पे और दिया जाएगा, नादिर शाह। यद्यपि तीनों का नीचे स्टेटमेंट दिया हुआ है, कैसर के बारे में भी बताया हुआ है और जार के बारे में भी बताया हुआ है और नादिर शाह के बारे में बताया हुआ। नादिर शाह के बारे में बहुत ही एक बड़ी बात कही जाती है कि वो कत्लेआम करता था। मतलब कोई भी व्यक्ति को एक मामूली से दंड से उसके हाथ काट देता, पैर काट देता या उसको मृत्यु दंड दे देता था, मामूली मान लो गलती से। और कई बार तो बिना किसी जो दोष के, बिना किसी गलती की सजा दे देता था। लेकिन वो भी जो है कुछ दया कर लेता था, कुछ मान लेता था। लेकिन आप तो नादिर शाह से भी क्रूर निकले। ऐसा माना जाता है कि इस दुनिया में नादिर शाह से क्रूर कोई व्यक्ति नहीं है, इतना क्रूर था वो। कत्लेआम करा देता था, मतलब बिना किसी कारण के, बिना किसी अपराध के वो लोगों का कत्ल करा देता है। लेकिन लेखक कह रहे हैं कि अरे लॉर्ड कर्जन, अरे माय लॉर्ड, आप तो नादिर शाह से भी गए बीते निकले। क्योंकि जब दिल्ली में नादिर शाह कत्लेआम किया तो आसिफ जाह ने अपने गले में तलवार डाली। आसिफ जाह उनके भाई का नाम है। तो उन्होंने कत्लेआम क्या किया था? रोक दिया था। पर 8 करोड़ प्रजा, उस समय भारत की जनसंख्या कितनी है बता रहे हैं कि लगभग कितनी जनसंख्या थी भारत की, ये आपको बता रहे हैं कितनी, 8 करोड़। ये लगभग बात है कब की? 1905 की। अब अगर डाटा देखें तो बांग्लादेश का विभाजन है वो भी 1905 में हुआ। और लॉर्ड कर्जन है, इनको भी अपना पद छोड़ करके कब जाना पड़ा? 1905 में। यद्यपि 1899 से 1904 तक 5 साल शासन कर चुके हैं। ये जो आपके सामने चित्र दिया जा रहा है, ये क्लियरली आप जान चले कि किसका चित्र है? लॉर्ड कर्जन का। ये इनके ऊपर पाठ लिखा हुआ है, लॉर्ड कर्जन के ऊपर, कि इन्होंने भारत के लिए बहुत कुछ तहस नहस किया। लेकिन लेखक कह रहे हैं कि आप जब जा रहे हो ना तो हमें बड़ा दर्द हो रहा है, हमें बड़ी पीड़ा हो रही है। हमें होनी तो खुशी चाहिए थी, हर्ष होना चाहिए, जबकि हमें विषाद हो रहा है। क्योंकि हम भारतीय ऐसे ही है, बड़े इमोशनल लोग हैं, अपने दुश्मनों से भी प्यार कर बैठते हैं, अपने दुश्मन का भी कभी बुरा नहीं चाहते हैं, अपने शत्रुओं का भी बुरा नहीं चाहते हैं। लेकिन आप एक ऐसे बुरे इंसान हो कि जिस देश ने, जिस प्रजा ने आपको पलक पहाड़ों पे बिछाया, सिर आंखों पे बिठाया, उसको आपने बर्बाद कर दिया। तो महसूस करा रहे हैं लेखक उनको। और ये भी उस दौर में लिखा जिस समय प्रेस पर पाबंदी थी। तो दाद देनी पड़ेगी, धन्य है बाल मुकुंद गुप्त जी। इस समय आपकी शासन अवधि पूरी हो गई, फिर भी बंग विच्छेद किए बिना घर जाना आपको। बंग विच्छेद यानी बंगाल का विभाजन। बंग विच्छेद किसको बोल रहे हैं? भारत को विभाजित करके एक नया देश बना दिया जिसका नाम रखा गया बंग विभाजन। मतलब आपने पहले भी बुरा बहुत किया और जाते जाते बंगाल का विभाजन किया। नादिर से भी बढ़कर आपकी जिद है। क्या समझते हैं कि आपकी जिद से प्रजा के जी में दुख नहीं होता? आप विचारिए, एक आदमी को आपके कहने पर पद न देने से आप नौकरी छोड़ जाते हैं। इस देश की प्रजा को कभी यदि कहे जाने की होती तो क्या वो नाराज होकर इस देश को छोड़ के जाता? अर्थात बेचारा कहां पर जाता। यहां की प्रजा ने आपकी जिद का फल यही देख लिया। उसने देख लिया कि आपकी जिस जिद से इस देश की प्रजा को पीड़ित किया,
आपको भी उससे कम पीड़ा नहीं दी, यहां तक कि आप स्वयं उसका शिकार हुए। मतलब टिट फॉर टेट, जैसा बोओगे वैसा काटोगे, जैसा करोगे वैसा भरोगे। ये कहावत यहां पर बिल्कुल हो जाती है, टिट फॉर टेट, बिल्कुल सही बात है। यानी जैसे को तैसा। आपने यहां की जनता को सताया, बहुत पीड़ित किया, बहुत लोगों को दर्द दिया, तो आपको भी उसका वैसा ही फल मिल गया। ये शिक्षा इस पाठ से हमें मिलती है और लेखक बताना चाहते हैं। यदि आप भले इंसान होते, लोगों का भला करते, तो जरूर आपका भला होता, लेकिन लोगों को आपने सताया तो आपका जो है पतन इस तरह हुआ। ये भगवान ने आपके साथ जानबूझ के शायद किया हो। यहाँ की प्रजा तो वो प्रजा है जो अपने दुख और कष्टों की अपेक्षा परिणाम का अधिक ध्यान रखती है। वो जानती है कि संसार में सब चीजों का अंत है, दुख का समय भी एक दिन निकल जाएगा। इसी सब दुखों को झेलकर पराधीनता भी सह रही है वो। माय लॉर्ड, इस कृतज्ञता की भूमि की महिमा आपने कुछ नहीं समझी, कृतज्ञता ही नहीं एहसान का। और यहाँ की दीन प्रजा की श्रद्धा भक्ति अपने साथ ले जाने सके, इसका बड़ा दुख है। इस देश के शिक्षकों तो जो एजुकेशन में महारत हासिल किए हुए जो एजुकेटेड लोग हैं, उसको देखने की आपकी आंखों को ताब नहीं। अनपढ़ गूंगी प्रजा का नाम कभी कभी आपके मुंह से निकल जाया करता था। उसी अनपढ़ प्रजा में नर सुल्तान नाम का एक राजकुमार है। बड़ा सुंदर उदाहरण यहाँ पे देंगे एक, कि यहाँ के जो लोग हैं कितने कृतज्ञ है, कितने एहसानमंद होते हैं, और कैसे कैसे राजा यहाँ पर हुए हैं। तो लेखक एक उदाहरण देगा नर सुल्तान नाम का, कि किस तरह के लोग अच्छे अच्छे यहाँ पर रहे हैं और आप जैसे बुरे लोग भी यहाँ पर रहे हैं। तो नर सुल्तान क्या करता था, उसके बारे में आप बताएं। नर सुल्तान का गीत आज भी क्यों गाया जाता है, कि एक बार अपनी विपद के कई साल सुल्तान ने एक किला था जिसका नाम क्या था, दुर्ग। उस दुर्ग का नाम क्या था, नरवरगढ़। वहां काटे थे, वहां चौकीदारी से लेकर एक ऊंचे पद तक उनको काम करना पड़ा। किसकी बात हो रहे हैं, नर सुल्तान की। जिस दिन घोड़े पर सवार होकर उस नगर से विदा हो रहा था, तो बाहर खड़ा होकर के उसने क्या कहा, अपनी आंखों में आंसू भर लिया और क्या बोला, प्यारे नरवरगढ़ मेरा प्रणाम ले, आज मैं तुझसे जुदा होता हूं, तू मेरा अंधाता है, अपनी विपदा के दिन मैंने यहां पर काटे हैं। अब वो किसी मनुष्य को नहीं कह रहा है, उस नरवरगढ़ किले को कह रहा है। मतलब कितना एहसान मान रहा है कि मैंने अपना बुरा वक्त तुम्हारे अंदर काटा है, तो तेरे को मेरा प्रणाम है, नमस्कार है। तो ऐसे एहसान मानने वाले लोग रहे। और तू तो जाते जाते भारत को सलाम भी नहीं कर पाया, भारत के लोगों को दुआ भी नहीं दे पाया, भारत के लोगों के नमस्कार भी नहीं कर पाया। कितने बुरे व्यक्ति हो तुम। तेरे ऋण का बदला मैं गरीब सिपाही नहीं चुका सकता। भाई नरवरगढ़, यदि मैंने जानबूझकर एक दिन भी अपनी सेवा में चूक की होती, यहाँ की प्रजा की सुख चिंता नहीं की हो, यहाँ की स्त्रियों को माता और बहन नहीं माना हो, तो मेरा प्रणाम मत लेना, नहीं तो प्रसन्न होकर एक बार मेरा प्रणाम ले और मुझे जाने की आज्ञा दे। माय लॉर्ड, जिस प्रजा में ऐसे राजकुमार का गीत गाया जाता है, उसके देश में क्या आप भी चलते समय कुछ संभाषण करेंगे? क्या आप भी कहेंगे कि अभागे भारत, मैंने तुझसे सब प्रकार का लाभ लिया, तेरी बदौलत वो शान दे कि जो इस जीवन में असंभव है, तूने मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा, पर मैं ना तेरे बिगाड़ने में कुछ भी कमी नहीं रखी। संसार के सबसे पुराने देश, जब तक मेरे हाथ में शक्ति थी, तेरी भलाई की इच्छा मेरे जी में नहीं थी। अब कुछ शक्ति नहीं है तो तेरे लिए कुछ कर सकूं, पर आशीर्वाद करता हूं कि तू फिर उठे और अपने प्राचीन गौरव और यश को फिर से लाभ करे, मेरे बाद आने वाले तेरे गौरव को समझे। आप कर सकते हैं और ये देश आपकी पिछली सब गलतियों भूल सकता है, पर इतनी उदारता माय लॉर्ड में कहां। मतलब ये कहा है व्यंग्य के अंदर कि इतने भले आप कहां हैं, क्योंकि आप तो ठहरे बहुत ही जिद्दी, आप तो ठहरे बहुत ही बुरे इंसान, और आप भला तो किसी का चाहते ही नहीं है, और जो दूसरों का भला नहीं करता है उसका भला भगवान भी नहीं करता है। तो इस प्रकार ये जो पाठ था विदाई संभाषण, हमने बड़ा ही सुंदर पाठ आपके सामने प्रस्तुत किया है। अब हम इस पाठ का बड़े शिव शंभू के चिट्ठे से लिए हुए पाठ का जो अभ्यास प्रश्न है, प्रश्नोत्तर करेंगे। यदि पाठ को बड़ी मार्मिक बातें भी आई, एक तो उदाहरण जो यहां पर आया, दो गाय वाला उदाहरण, वो कितना सुंदर था। वहां से सिद्ध हो गया कि विचरण समय बड़ा करुणोत्पादक होता है, कि मनुष्य तो भावुक हो गई विचरते समय, गाय भी हो गई। एक नर सुल्तान वाला जो ये उदाहरण दिया कि वो जिस नरवरगढ़ किले में रहा, उसका भी एहसान मनाया, लेकिन लॉर्ड कर्जन जैसा व्यक्ति ना तो जाते समय भावुक हुआ, ना जाते समय कुछ भारत का भला किया, ना उसने भारत को प्रणाम किया। तो लेखक कहते हैं कम से कम जाते जाते तो ऐसा कर देते, लेकिन हम आपके जैसे नहीं है। हमें तो फिर भी दुख हो रहा है कि लॉर्ड कर्जन जो हमारे साथ 6 साल तक रहे, वो जा रहे हैं, तो हमें पीड़ा हो रही है। अब अपन करते हैं प्रश्नोत्तर। प्रश्न नंबर 1 आपके सामने ये रहा, शिव शंभू की 2 गायों की कहानी के माध्यम से लेखक क्या कहना चाहता है। अब आप इसका आंसर पीछे आ चुका है।
कि शिव शंभू की गायों की कहानी क्या है। पहले आप देखो कि दो गायें थी, एक ताकतवर और एक कमजोर, लेकिन दोनों जब साथ में रहती थी तो एक दूसरे से झगड़ती थी, एक दूसरे का चारा छीन लेती थी। लेकिन एक दिन ताकतवर गाय को कहीं दूसरी जगह ले जाया गया तो आप जानकर हैरान रह जाओगे कि कमजोर वाली गाय 2 दिन तक चारा नहीं खाया। इससे सिद्ध हो जाता है कि विचरण समय बड़ा करुण उत्पादक होता है, यानी कि विदाई बड़ी ही करुणा पैदा करने वाली होती है। दूसरा, 8 करोड़ प्रजा के गिड़गिड़ाकर विच्छेद न करने की। 8 करोड़ प्रजा किसकी है? भारत की। गिड़गिड़ाकर यानी कि वो हाथ जोड़ के गिड़गिड़ाती रही। विच्छेद न करना यानी उसका विभाजन न करने की प्रार्थना पर आपने जरा भी ध्यान नहीं दिया। यहां किस ऐतिहासिक घटना का बात हो रही है? यहां पर है बंग विभाजन। किसकी हो रही है? बंगाल का भारत से अलग करना, और ये विभाजन की बात हो रही है 1905 में। तो किस ऐतिहासिक घटना का वर्णन है यहां पर? बंग विभाजन का, ये बताना है आपको। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 3। कर्जन को इस्तीफा क्यों देना पड़ा? अब आप देखो, जिसके बारे में अपन पढ़ रहे हैं आप देखते चलिए कि कर्जन के बारे में तो पढ़ रहे हैं, लॉर्ड कर्जन। इनका पूरा नाम क्या है? लॉर्ड कर्जन, जिसको लेखक ने माय लॉर्ड के नाम से भी संबोधित किया है। अब उनको इस्तीफा क्यों देना पड़ा? क्योंकि काउंसिल के अंदर, मतलब एक परिषद थी बनी हुई अंग्रेजों की, उसके अंदर इन्होंने अपनी मर्जी से कुछ अफसर नियुक्त कर दिए। मतलब जो इनके ऊपर है ना शासक, उनसे पूछे बिना इन्होंने उस काउंसिल में सदस्य नियुक्त कर दिए, इसलिए इनको क्या करना पड़ा? इस्तीफा देना पड़ा। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। विचारिए तो क्या शान आपकी इस देश में थी और अब क्या हो गई है? कितने ऊंचे होकर आप कितने नीचे गिरे? मतलब ये पहले तो आपको उनकी शान का वर्णन करना है कि उनकी कुर्सी सोने की थी, उनकी लेडी की कुर्सी सोने की थी, इनके भाई और इनके भाई के पत्नी की जो कुर्सी है वो चांदी की थी, इनका जो हाथी है उनका ओहदा और चंवर सबसे ऊपर था, मतलब बहुत आदर था। और अब क्या हो गई? मतलब अब जो है आप यहाँ पद से हटा दिए गए हैं, आपकी बेइज्जती हो गई है। इसलिए कहा है कितने ऊंचे होकर, यानी कि पहले तो कितनी आपको इज्जत मिली, कितना सम्मान मिला, कितना बड़ा ओहदा था, कितना बड़ा पद था, कितने रईसी से आप रहते थे, और कितने नीचे गिरे का मतलब है कि अब आपकी बेइज्जती कितनी हो गई है। तो लॉर्ड कर्जन को भारत में जितना मान सम्मान मिला, शान शौकत मिली, वैसी किसी अन्य को नहीं मिली। तो अब वो ऊंचे हो गए और उसकी शान थी। नीचे गिरे का मतलब अचानक उनसे इस्तीफा ले लिया गया, तो अब जो स्थिति है बिल्कुल डाउन हो गई बाद में, और नीचे आकर के गिर गए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5। आपके और यहां के निवासियों के बीच कोई तीसरी शक्ति और है जो यहां काम कर रही है? यहां पर तीसरी शक्ति किसे कहा गया है? यद्यपि तीसरी शक्ति ईश्वर को भी बोल सकते हैं आप, और ऑब्लिक ब्रिटिश सरकार है उसको भी आप क्या बोल सकते हैं? तीसरी शक्ति। दोनों ही ऑप्शन राइट हो सकते हैं। मतलब भगवान को भी तीसरी शक्ति बोला गया है और दूसरा ब्रिटिश सरकार को भी तीसरी शक्ति बोला गया है। क्यों? क्योंकि पहले तो हो गए लॉर्ड कर्जन, दूसरा हो गए यहाँ की जनता, और तीसरा जो यहाँ पर ईश्वर को भी बोल सकते हैं और अंग्रेज सरकार को भी बोल सकते हैं। क्योंकि लॉर्ड कर्जन भी किसके अंडर में काम कर रहा था? अंग्रेज सरकार के, ब्रिटिश सरकार के अंडर में काम कर रहा था। छठा प्रश्न, पाठ का यह अंश शिव शंभू के चिट्ठे से लिया गया। बिल्कुल सही है। शिव शंभू नाम की चर्चा पाठ में हुई है। बाल मुकुंद गुप्त ने इस नाम का उपयोग क्यों किया होगा? अब उत्तर देखो कि भारत के लोगों को ब्रिटिश शासक का विरोध करने की आजादी नहीं थी, इसलिए बाल मुकुंद गुप्त ने शिव शंभू नाम का एक काल्पनिक पात्र का सहारा लिया। मतलब शिव शंभू एक्चुअल में कोई था ही नहीं, इन्होंने केवल भगवान शिव के नाम से ही केवल कल्पना के रूप में ये नाम रखा है। क्योंकि वो नाम लेकर के तो अंग्रेजों का विरोध कर सकते नहीं, क्योंकि उस समय प्रेस पर क्या थी? पाबंदी थी। वो डायरेक्टली तो उनकी व्यंग्य और आलोचना कर नहीं सकते, इसलिए शिव शंभू जो जिस नाम रखा है ना, आप ये लिखोगे कि शिव शंभू नाम जो है वो क्या था? काल्पनिक था। मतलब केवल इन्होंने नाम के लिए ही नाम रखा है शिव शंभू, जबकि शिव शंभू नाम का कोई व्यक्ति था ही नहीं। आगे पढ़ो। नादिर से भी बढ़कर आपकी जिद है। नादिर कौन? नादिर शाह। ये अभी लेटेस्ट हमने पढ़ा है कि आप बड़े जिद्दी थे कि जाते जाते आपने बंग विभाजन कर दिया। देखो वहां पर जार का नाम आया, केसर का नाम आया और नादिर शाह। तो नादिर शाह की जिद क्या थी? वो कत्लेआम करता था। लेकिन आसिफ जाह नाम का उनका भाई था जिसने अपने गले पर तलवार रखी और ये धमकी दी कि यदि आपने कत्लेआम नहीं रोका तो मैं अपने आप सिर धड़ से अलग कर लूंगा। तब नादिर शाह ने अपनी जिद छोड़ दी और कत्लेआम रोक दिया। तो क्या कह रहे हैं कि नादिर से भी बढ़कर आपकी जिद है। कर्जन के संदर्भ में क्या आपको ये बात सही लगती है? बिल्कुल सही लगती है। कैसे? आपको ये बताना है कि नादिर शाह जिद्दी अवश्य था। नादिर शाह कत्लेआम भी करता था, बुरा व्यक्ति था, लेकिन कम से कम उसने आसिफ जाह के कहने पर कत्लेआम रोक दिया था।
लेकिन लॉर्ड कर्जन ने तो 8 करोड़ प्रजा के गिड़गिड़ाने पर भी बंगाल का विभाजन नहीं रोका। तो इससे साबित हो गया कि नादिर जिद्दी था, लेकिन नादिर से भी ज्यादा जिद्दी कौन हो गया? लॉर्ड कर्जन हो गया। बिल्कुल सही है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्या आंख बंद करके मनमाने हुक्म चलाना और किसी की कुछ न सुनने का नाम शासन है? इन पंक्तियों में ध्यान में रखते हुए शासन क्या है? अब ये जो ऊपर परिभाषा दी है ना, ये शासन नहीं है। मतलब लेखक ने कहा है कि मनमाना हुक्म चलाना और आंख बंद करके फैसला करना ये शासन नहीं है। तो फिर शासन क्या है? शासन का मतलब होता है सुव्यवस्था और प्रबंध, अच्छी व्यवस्था करना। शासन का मतलब होता है प्रजा का हित साधना। शासन का मतलब होता है जनता का, जनता द्वारा, जनता के लिए, जनता के सुख के लिए, जनता की भलाई के लिए, देश के हित के लिए जो तंत्र चलता है उसका नाम होता है शासन। क्योंकि यहां जो बात लिखी है ना, वो तो शासन हो नहीं सकता। आंख बंद करके मनमाने हुक्म चलाना, जनता की बिल्कुल नहीं सुनना, वो शासन नहीं है। तो एक्चुअल में शासन क्या है? एक सही मैनेजमेंट हो, एक अच्छा प्रबंध हो, जनता जिसमें सर्वोपरि हो, जनता का हित देखा जाए, एक्चुअल में उसको शासन बोला जाता है। फिर आ जाता है भाषा की बात। क्योंकि आपके जो प्रश्न अभ्यास थे वो तो 8 ही थे। अब अपन जो नेक्स्ट करते भाषा अभ्यास। वे दिन रात यही मानते हैं कि जल्द श्रीमान यहां से पधारे। सामान्य तौर पर आने के लिए पधारे शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। यहां पधारे शब्द का क्या अर्थ है? पधारे का मतलब जाएं। देखो, पधारने का मतलब दोनों हो जाता है, आना भी हो सकता है और जाना भी हो सकता है। मतलब आप किसी को कहते हैं श्रीमान आप यहां पधारे, तब तो आप कह रहे हैं आना। कि श्रीमान जी आप यहां से पधारे मतलब जाना। तो यहां जो पधारे शब्द है ना, उसका मतलब तो जाना था, लेकिन इसके दोनों अर्थ हो सकते हैं। आना भी हो सकता है पधारे का, और जाना भी हो सकता है। पाठ में कुछ वाक्य नीचे दिए गए जिनमें भाषा का विशिष्ट प्रयोग हुआ है, उन्हें सामान्य हिंदी में लिखो। आगे भी इस देश में जो प्रधान शासक आए, अंत को उसको जाना पड़ा। क्या मतलब है? कि पहले इस देश में जो भी शासक आए उनको जाना पड़ा। आप किसको आए थे, क्या कर चले? मतलब जिस काम को आए थे वो आपने किया नहीं। उनका रखा या एक आदमी नौकर नहीं रखा, मतलब उन्होंने जिस अफसर को रखना चाहा उसको रखा नहीं गया। पर आशीर्वाद करता हूं कि तू फिर उठे और अपने प्राचीन गौरव को प्राप्त करे। किसके लिए कह रहे हैं? भारत देश के लिए, कि भारत फिर विकास करे और अपने जो प्राचीन गौरव है, विश्व गुरु है, सोने की चिड़िया बन जाए। इस प्रकार भाषा की बात में भी ये जो 2 क्वेश्चन थे आपके हो चुके हैं। और यदि अपन पाठ को गंभीरता से 2 भागों में बांट देते हैं, ग्रामेटिकल व्याकरणीय और व्यवहारिक, तो जरूर विद्यार्थी का जो क्रिएटिविटी है, रचनात्मकता, वो बढ़ती। लेकिन आजकल के पाठों में यह देखने को मिलता है कि भाषा की बात यानी व्याकरण के संदर्भ में कम चीजें दी हो जाती है। क्योंकि उसके अंदर देखो वाक्य है, शब्द है, वर्ण है, संधि है, ठीक है। इसके अलावा आपके उपसर्ग है, प्रत्यय है, इसके अलावा आपके क्या है? विलोम है, पर्यायवाची है। इससे भाषा की जो डीपनेस है, गंभीरता है, वो बढ़ती है, गहराई बढ़ती है। लेकिन आमतौर पर ये देखते हैं कि आजकल के पाठों के अंदर भाषा कम दी होती है। यद्यपि यहां तो भाषा का एक इजी स्टेप दिया हुआ है, लेकिन कई पाठ ऐसे मिलते हैं जिसके अंदर प्रश्न अभ्यास यानी प्रश्नों के उत्तर जो पाठ से संबंधित है, उसके अलावा 6-7 प्रश्न, 5 प्रश्न जो है भाषा से रिलेटेड हो जाते हैं, भाषा की बात में आ जाते हैं। तो उससे जो बेसिक नॉलेज है ग्रामर का, व्याकरण का और किसी भी लैंग्वेज का, वो बढ़ता जाता है। तो जितना फायदा प्रश्न अभ्यास से मिलता है, उससे कहीं ज्यादा हमें भाषा की बात से मिल जाता है। इस प्रकार हमारा ये जो पाठ है विदाई संभाषण बाल मुकुंद गुप्त जी का बड़ा सुंदर पाठ था। बड़ा ही जो है मोरल एजुकेशन की दृष्टि से, नैतिक शिक्षा की दृष्टि से बहुत ही सुंदर पाठ है। इससे हमें बेसिक नॉलेज भी मिलता है, कई अच्छी चीजें सीखने को मिलती है। और अगर अपन कोई चीज को भारत के ऐतिहासिक संदर्भ में जाना चाहे तो उसके बारे में भी हमें सीखने को मिलता है कि हमारे यहाँ अंग्रेजों का कैसा शासन रहा था, किस प्रकार की सत्ता थी, व्यवस्था थी, कैसे लोग थे, कैसे शासक थे। और उसके अलावा यदि अपन एग्जाम की दृष्टि से देखें तो भी ये काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब हम आगे किसी गद्य के आरोप बुक की अन्य जो पार्ट है, जो इसका नेक्स्ट लेसन होगा, वो जल्दी ही आपके साथ डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहूंगा कि इस पाठ को शुरू से अंत तक जो हमने इसको आपके सामने रखा है उसको ध्यानपूर्वक सुना जाए, समझने का प्रयास किया जाए, ताकि आपकी परीक्षा के संदर्भ में बहुत ही महत्वपूर्ण और उपयोगी बन सके। यदि आप लोगों को ये जो
पाठ मैंने पढ़ाया है वो इंटरेस्टेड लगा हो तो जरूर इसको लाइक करें, और जो भावना बाल विद्या मंदिर का चैनल है उसको सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें। जल्दी किसी अन्य नए पाठ की वीडियो के साथ हम उपस्थित होंगे, तब तक मैं आपसे विदा लेना चाहता हूं। जय हिंद।